नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। चर्चा द ट्रुथ लेकर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों के सामने उपस्थित हूं और आज चर्चा द ट्रुथ होगी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की। क्या बात है कि वहां पर चाहे पीएम मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी का कोई बड़ा नेता, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबको चिंता है कि विपक्ष प्रदेश की जनता को बांटने की कोशिश कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है, ये नारा दिया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। इस तरह के नारों से जो महाराष्ट्र की जनता है वो कितनी प्रभावित हो रही है, या फिर चुनावी मुद्दा जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा और बड़ी बात ये भी कि मराठा आरक्षण को लेकर इन सभी मुद्दों को कितनी प्राथमिकता, कितनी जगह मिल रही है, इनको समझने के लिए, इनकी गहराई तक पहुंचने के लिए ये स्वागत कर लेते हैं। आज महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विवेक देशपांडे। कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं। विवेक सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका चर्चा द ट्रुथ में। और महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त सर भारत में ही नहीं, इसके चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं। विवेक सर, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव जो है बहुत ही अहम चुनाव है और दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश भी, जिसे भारत का आर्थिक जो है वो प्रदेश कहा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट फॉर एमवीए या फिर महायुति। विवेक सर, क्या देख रहे हैं आप? ये जो चुनावी प्रचार दिख रहा है, बीजेपी की कैंपेनिंग देख लीजिए या फिर कांग्रेस की कैंपेनिंग देख लीजिए, धार कहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि किसकी कैंपेनिंग में ज़्यादा धार दिख रही है या फिर ज़्यादा भीड़ आकर्षित हो रही है? नहीं, किसकी कैंपेनिंग में ज्यादा धार है, इससे ज्यादा मुझे लगता है नेहा जी सवाल ये कि कौन कैंपेन किस लाइंस पर कर रहा है। और जो आपने पहले कहा कि जो बेसिक मुद्दे होते हैं आम इंसान के जिंदगी से, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और फिर बहुत बहुत सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस होते हैं जिन पर उस राज्य की तस्वीर क्या है, जो इंडाइसेस उस राज्य के कैसे है, क्या उसमें सुधार आया है आपके पिछले 10 साल से लगभग 7.5 साल समझ लीजिए, क्योंकि 2.5 साल तो बीच में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, लगभग 7.5 साल बीजेपी लेड अलायंस की सरकार महाराष्ट्र में रही है। तो क्या इन 7.5 सालों में ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस है, इनका कितना महाराष्ट्र में ये कितने अच्छे हुए हैं, इसमें कितना सुधार आया है? ये एक बेसिक मुद्दे तो ये होने चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, सुरक्षा, स्त्रियों की सुरक्षा, ये तो होने चाहिए। लेकिन क्या ये मुद्दे हैं? दुर्भाग्य से ये मुद्दे नहीं है। और बीजेपी ये चाह रही है कि मुद्दों को फिर एक बार इमोशनल टर्न देके, एक भावनात्मक जो मुद्दे हैं उनको सामने करके चुनाव जीतने की एक मशक्कत की जाए। क्योंकि बीजेपी को अभी समझ में आ रहा है कि एक क्लासिकल पॉलिटिक्स करते हुए महाराष्ट्र का चुनाव जीता नहीं जा सकता, जिसमें आप अलाइनमेंट्स, रीअलाइनमेंट्स, उसके बाद में सीटों का बंटवारा, उसमें स्मार्ट तरीके से सीटों का बंटवारा करना, स्मार्ट कैंपेन, ये सारे जो तौर तरीके चुनाव जीतने के या राजनीति के होते हैं वो यहाँ पर काम नहीं आएंगे, ऐसा बीजेपी को लग रहा है। क्योंकि वो देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की जो ताकत है वो महाराष्ट्र में अच्छी बनी है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी को जीत हासिल हुई, तो उससे बीजेपी काफी उसके बाद बीजेपी बहुत सदमे में चली थी भाई, बहुत बुरा नतीजा उनके लिए, केवल 17 सीटें वो जीते। तो तब से वो बहुत आहत है कि अभी ये जो महाराष्ट्र में स्थिति बनी है उसको अपने तरफ कैसा कर लिया जाए। तो अब उनके पास जो पैतरा है, दो चीजें उन्होंने एम्प्लॉय की है। एक तो उन्होंने वो फ्रीबीज बांटी है, लाड़की बहन, लाडली बहन वगैरह, ये सारी जो योजनाएं हैं, और बहुत सारे लोगों को घर में उन्होंने बर्तन बांटने का भी काम किया है। ये सारी जो फ्रीबीज है उससे वो लोगों को अपनी तरफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा जो उनके पास उनका जो एक एस है, जिसको हमेशा ही वो चुनाव में इस्तेमाल करते हैं, वो है हिंदुत्व का। तो हिंदुत्व का प्लान फिर से एक बार उन्होंने पूरा जो कैंपेन है उनका वो हिंदुत्व के तर्ज पर ले आए हैं। अब हुआ ये है कि राहुल गांधी 4 दिन पहले जब नागपुर आए थे, तब उन्होंने संविधान के मुद्दे को फिर एक बार
महाराष्ट्र में छेड़ा। पहला उनका मीटिंग था महाराष्ट्र में, हालांकि वो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग नहीं थी, वो एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज की हुई मीटिंग थी, उसमें उनको संविधान के मुद्दे पर बोलने के लिए उनको बुलाया था। जी। तो वहां पर उन्होंने संविधान का मुद्दा फिर एक बार छेड़ दिया। उसके ऊपर फिर बीजेपी ने रिएक्ट किया कि खाली पूरी जो कॉपी है उसको संविधान की कॉपी दिखाकर, किताब दिखाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, मैंने इस तरह की बातें की। तो फिर एक बार संविधान का मुद्दा जो है वो चर्चा में आ गया है। तो जिस संविधान के मुद्दे के चलते महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी और बीजेपी के अलायंस को नुकसान हुआ, वो मुद्दा फिर एक बार चर्चा में आ गया है। और अभी नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, ये सारे फिर एक बार वही उसी हिंदुत्व का सहारा ले रहे हैं, जिससे उनको ऐसा लगता है कि उनको फायदा होगा। मतलब ये जो बटेंगे या बटेंगे तो कटेंगे वगैरह इस तरह की जो बातें, और एक है तो सेफ है वगैरह इस तरह नरेंद्र मोदी जी ने कल कहा जो महाराष्ट्र में। और कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाया। हालांकि उसको कितना ट्रैक्शन मिलेगा ये अपने आप में एक सवाल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाशिम में योगी आदित्यनाथ, वाशिम विदर्भ की एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है जहां पर योगी आदित्यनाथ की मीटिंग थी, पब्लिक मीटिंग थी। उसमें 10,000 कुर्सियां लगाई गई थी और केवल 400-500 लोग सामने बैठे हुए थे और बाकी सारी कुर्सियां खाली थी। उसके विजुअल्स भी आए हैं। तो ये जो इनका जो हिंदुत्व का विश्व प्रयोग है उसको बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में रिस्पांस नहीं मिलेगा, और वो न कभी मिला है। इससे पहले भी आरएसएस की स्थापना महाराष्ट्र में नागपुर में हुई, लेकिन नागपुर में पहली कन्विंसिंग जीत अपने बलबूते पर हासिल करने के लिए 100 साल पहले 1925 में स्थापन हुआ आरएसएस, और नागपुर में 2014 में पहली कन्विंसिंग विक्ट्री आरएसएस के व्यक्ति को, नितिन गडकरी को, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनको मिली। तो इतने साल इसलिए लगे कि महाराष्ट्र की जो भूमि है वो प्रगत विचारों की भूमि है, वो जिसको पुरोगामी महाराष्ट्र में कहते हैं, पुरोगामी विचारधारा, मतलब एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग। तो यहाँ पर फुले शाहू अम्बेडकर का इन्फ्लुएंस है, यहाँ पर शिवाजी महाराज की लेगेसी है। उसके चलते महाराष्ट्र की जो सामाजिक ताना बाना है वो हिंदुत्व के लिए बिल्कुल भी पोषक नहीं था। तो इसलिए फिर बीजेपी ने बहुत ताकत के साथ, बहुत परसिवियरेंस के साथ, बहुत टेनेसिटी के साथ आरएसएस बीजेपी ने मिलकर यहाँ पर बहुजनों में पैठ बनाई, जिसको वो माधव कहते थे, माली, धनगर, वंजारी, इन कम्युनिटी में पैठ बनाई, और उनकी बदौलत वो एक क्रिटिकल मास बना पाए महाराष्ट्र में। और शिवसेना के साथ में मिलके फिर उन्होंने सरकार पहली बार 90 के दशक में बनाई, लेकिन उसके बाद फिर 20 साल उनको इंतजार करना पड़ा सरकार बनाने के लिए। तो ये जो महाराष्ट्र की सामाजिक पृष्ठभूमि है, जिसपे आरएसएस का क्रॉप उगना बहुत मुश्किल था, उसके लिए ये बहुत बंजर जमीन थी। आरएसएस का जो क्रॉप है उसके लिए जमीन बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में अब फिर से एक बार वो उसी मुद्दों को अगर भूनने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है उनके हाथ में निराशा के अलावा कुछ नहीं आएगा। हाँ, अब ये आइडियोलॉजिकल लेवल पर जो एक बीजेपी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, जो बीजेपी की स्थिति है, बीजेपी लेड अलायंस की, वो मैंने आपको बताया। दूसरा जो है वो एक्चुअल जो महायुति के अंदर के जो झगड़े हैं वो भी उनको बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि उनमें एक कोहेरेंस नहीं, कोहेसिव फोर्स वो नहीं है। वो बहुत डिस्पारेट इस तरह के ग्रुप्स है। वो सत्ता के लिए इकट्ठा आए हैं। महाविकास आघाड़ी और महायुति में ये फर्क ये है कि महाविकास आघाड़ी ये सर्वाइवल के लिए इकट्ठा आई है और महायुति ये सत्ता के लिए इकट्ठा आई है। तो जो जेलिंग है महाविकास आघाड़ी में नेचुरली ज्यादा है महायुति से। अब महायुति में किस तरह से आपस में खींचतान है हम सबको पता है, वो महाविकास आघाड़ी में भी थोड़ी बहुत है ही, लेकिन उनका यूनिटी इंडेक्स ज्यादा अच्छा है। महायुति में तो कल अजीत पवार ने कह दिया कि भाई वो बटेंगे कटेंगे और इस तरह की भाषा, ये फुले शाहू अम्बेडकर का राज्य है, शिवाजी महाराज का राज्य, यहाँ पर उस तरह की भाषा नहीं चलेगी। तो ये सीधे सीधे स्टॉप कर दिया है उन्होंने योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के पॉलिटिक्स को। इसलिए अभी ये जो स्थिति बनी है, इसमें कहीं से भी महायुति को
कोई फायदा होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर आज महाराष्ट्र के चुनाव की स्थिति ये है। बिल्कुल। पलड़ा जो है एमवीए का भारी बता रहे हैं आप, लेकिन मैं बीजेपी की उस मुश्किल को, चुनौती को भी समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद, जिसमें नवाब मलिक के कैंडिडेसी को, उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी पशोपेश में, और जब आप किसी पार्टी के नेता पर इस तरह के आतंकवाद से जुड़े होने का आरोप लगाते हैं और फिर उसी पार्टी के साथ मिलकर सत्ता में जो है आपसी सहयोग दिखाते हैं, तो क्या ये बहुत बड़ा जो है एक बड़ी समस्या के रूप में भी देखने को मिल रहा है? नवाब मलिक के प्रचार में अजीत पवार का शामिल होना और बीजेपी का इससे दूर होना, क्या इससे भी महायुति को नुकसान होता दिख रहा है? सिर्फ नवाब मलिक के सीट पर या फिर महायुति को पूरे के पूरे? समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, लौटेंगे। चर्चा द ट्रुथ के साथ लगातार जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। फिर से स्वागत है, चर्चा द ट्रुथ देख रहे हैं आप। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार विवेक देशपांडे। विवेक सर, ब्रेक पर जाने से पहले नवाब मलिक की जो उम्मीदवारी है, अजीत पवार कैंपेनिंग कर रहे हैं, बीजेपी ने दूरी बनाए रखी है, क्या सिर्फ नवाब मलिक की सीट पर बीजेपी की ये किरकिरी हो रही है या फिर इस मुद्दे पर उसको व्यापक किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है? वो जो मानखुद शिवाजी वाली सीट है, वहां पर तिरंगी एक फाइट हो रही है। उसमें नवाब मलिक है और अबू आजमी है समाजवादी पार्टी के, और इनके कैंडिडेट है जो पाटिल करके कोई है, पहला नाम मैं भूल रहा हूँ। शिंदे गुट तो जी। हाँ, तो वो तो संजय पाटिल शायद उनका नाम है। जी 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 जी। तो बिल्कुल आपस में इनकी आपस में ही वो लड़ रहे, इस तरह का चित्र वहां पर खड़ा हो गया है। और इनका हमेशा से ही कहना है कि ये नवाब मलिक जो है वो दाऊद इब्राहिम के दोस्त है या फिर दाऊद इब्राहिम के साथ में उनका संबंध है। अब दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध वाली पार्टी, मतलब जिसका संबंध है वो जिस पार्टी में है, उस पार्टी के साथ आप संबंध कैसे बना सकते हैं? आपने अजीत पवार गुट के साथ संबंध बनाया, आपको पता है नवाब मलिक जो है अजीत पवार गुट के हैं, तो आपने उनके साथ संबंध कैसे बनाया? आपने इस कंडीशन पर ही संबंध बनाना चाहिए था कि आप पहले नवाब मलिक को बाहर कीजिए, तभी हम आपसे जुड़ेंगे। क्योंकि जो दाऊद इब्राहिम से कनेक्टेड है व्यक्ति, वो आपके पार्टी में अगर है तो हम आपके पार्टी के साथ नहीं है, ये तो कहना चाहिए बीजेपी ने। लेकिन वो जहाँ कन्वीनियंट है वहां पर मुस्लिम कार्ड खेलती है, जहाँ इनकन्वीनियंट हो वहां पर वो नहीं खेलती। बीजेपी का यही पैतरा रहा है हमेशा ही। तो अब वहां पर ऐसा तिरंगी फाइट होने की वजह से, और जो अपने अबू आजमी है वो और नवाब मलिक, इनके बीच में मुस्लिम मतों का बंटवारा होगा। वहां पर मुझे लगता है कि लगभग 50% के करीब मुस्लिम वोट है। और भी कोई वहां पर खड़ा है, मुझे लगता है कोई एक और मुस्लिम कैंडिडेट है, कुछ इस तरह की कुछ स्थिति है वहां। तो वहां पर ये होगा कि मुसलमान वोट जो है वो बटेगा, और हो सकता है उसका फायदा शिंदे के आदमी को मिल जाए। तो इस गणित पर वो शायद काम कर रहे हैं। तो जी, महाराष्ट्र का मुस्लिम आपको ये इस खास करके शिवाजी मानखुर्द सीट पर आपको ये जो है अपेक्षा या फिर आपकी समीक्षा है कि इस तरह के बंटवारा देखने को मिल सकता है? लेकिन जब बात सीधे सीधे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की आती है, उलेमा समूह जो है, गुट जो है, उसने एमवीए के सामने, मेरे ख्याल से कांग्रेस के सामने ये 17 शर्तें रखी हैं, आरएसएस पर बैन समेत, और 10% आरक्षण की मांग की है। इस पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस को घेर रहे हैं कि दलित, पिछड़ा और आदिवासियों का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देने की कोशिश कांग्रेस कर सकती है, साजिश कर रही है। इस तरह की खबरों पर क्या रिएक्शन आप जनता के बीच देख रहे हैं, खास करके मुसलमान वर्ग पर? ये तो उनका पुराना पैतरा है। वो मुसलमान, जैसे नरेंद्र मोदी ने पिछले बार चुनाव में कहा था, आपकी भैंस ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे। अभी अमित शाह कह रहे हैं कि आपका रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाएगा। ये उन्होंने आंध्र प्रदेश में भी किया था, जहां तक मुझे याद है, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक में, कि आपका रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाएगा। ये कैंपेन उन्होंने साउथ में भी, हाँ, कर्नाटक में किया था, साउथ में भी किया था ये कैंपेन। तो उसका कुछ बहुत ज्यादा फायदा हुआ ऐसा नहीं है। ये वो तो करेंगे, जितना वो एंटी मुस्लिम और हेट्रेड वाला एजेंडा चलाने की कोशिश करेंगे, उनको ऐसा लगता है कि इससे उनको फायदा होगा, ये उनकी बेस्ट बेट है, ऐसा उनको लगता है। इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई तरीका नहीं है। क्योंकि हुआ यह है कि क्रेडिबिलिटी में इतना डेंट आ गया है। जिस तरीके की राजनीति बीजेपी ने पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में की है, उससे महाराष्ट्र एक बहुत ही कल्चर्ड स्टेट है। महाराष्ट्र में आर्ट, थिएटर,
लिटरेचर, इन बातों का बहुत बोलबाला, इनको बहुत तवज्जो दी जाती है। और एक पॉलिटिकल कल्चर भी महाराष्ट्र का बहुत रिच है। महाराष्ट्र में हमेशा ही महाराष्ट्र ने देखा है कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच में एक तरह की ऑफ द स्टेज एक तरह की बॉनहॉमी हमेशा ही रही है। और कई बार तो सामाजिक कार्यक्रमों में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के लोग इकट्ठा आने के बाद एक दूसरे का लेग पुलिंग करना, एक दूसरे के साथ में हंसना मिलना, ये महाराष्ट्र में बहुत आम सी बात है। तो कई बाहर के राज्यों के जो पॉलिटिशियंस, उनको आश्चर्य लगता था कि महाराष्ट्र में शरद पवार और बाल ठाकरे एक ही प्लेटफॉर्म पे कैसे बैठे हैं। उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं। या फिर गोपीनाथ मुंडे और जो देशमुख थे मुख्यमंत्री, वो भी कई बार एक प्लेटफॉर्म पे दिखते थे और एक दूसरे के साथ बहुत ही उनकी बॉनहमी चलती थी। 5 साल में बीजेपी ने वो पॉलिटिकल कल्चर पूरा खत्म कर दिया है। उन्होंने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को दुश्मन के तर्ज पर ट्रीट किया है और उसके सरगना रहे देवेंद्र फडणवीस। ये जो चाकू लगाकर राजनीति करने का जो तरीका है वो महाराष्ट्र में नहीं चलता। महाराष्ट्र एक बहुत कल्चर्ड स्टेट है और यहाँ की जनता को वो नहीं भाया है। और उसके चलते एक जो बहुत ही बीजेपी के बारे में एक बैड इंप्रेशन जनता के बीच में चला गया है, वो अंडू बीजेपी नहीं कर सकती। क्योंकि और वो कम्युनलिज्म, मैंने जैसे पहले कहा, कम्युनलिज्म महाराष्ट्र में कम्युनलिज्म के लिए कोई फर्टाइल ग्राउंड है ही नहीं। क्योंकि महाराष्ट्र ये बहुत ही पुरोगामी विचारधारा वाली धरती है, फुले शाहू अम्बेडकर, तो वहां पर भी उनका कुछ नहीं चलता। यहाँ पर भी इन्होंने जो वातावरण खराब कर दिया है, पॉलिटिक्स खराब कर दिया है, विशिएट कर दिया है, उससे जो लोगों की नाराजगी हुई है ये। और फिर बहुत सारे करप्ट नेता, करप्शन के नाम पे जिनको इन्होंने बहुत बार जिन पर टीका टिप्पणी की, उनको अपने पार्टी में लेके, करप्ट नेताओं को अपने पार्टी में लिया है। ये सारी जो बातें हैं, और फिर खरीद फरोख्त हुई, उसमें 50-50 करोड़ रुपए दिए गए, ये सारी बातें जो है ये लोगों के मन में आज भी है। तो बीजेपी ने गंदगी लाई है राजनीति में, इससे भी बीजेपी के खिलाफ लोगों की भावना है। और फिर बाकी है किसानों की समस्या है। आज सोयाबीन, कपास का जो मूल्य है वो एमएसपी से कम है, तो किसान आहत है। ये जो लाड़की बहन योजना इन्होंने की है, इसके चलते खेत मजदूर किसानों को नहीं मिल रहे, क्योंकि वो जिनको पैसा मिला है वो बोल रहे कि अभी हमको मजदूरी करने की जरूरत नहीं है जी। तो उसका भी एक खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। कुल मिलाकर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो महायुति के पक्ष में जाती हो किसी भी लिहाज से जी। और आपस में इनके झगड़े हैं, वो तो है अपनी जगह, उसकी भी हमने बात की। तो सारे फैक्टर्स लगभग महायुति के खिलाफ आज दिख रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के पक्ष में क्या कोई फैक्टर्स है? अब मुझे लगता है कि जब लोग ये मन बना लेते हैं कि किसको हराना है जी, तब लोग किसको जिताना है ये नहीं सोचते। क्या सीएम शिंदे जो है वहां पर, क्योंकि अगर देखा जाए महायुति के पास एक सीएम चेहरा है लेकिन एमवीए के पास एक सीएम चेहरा नहीं है, क्या इसका भी असर आप चुनाव में देख पा रहे हैं? नहीं जी, नहीं, सीएम का तो चेहरे का कोई महाराष्ट्र में इशू ही नहीं है, क्योंकि महायुति के पास कौन है सीएम का चेहरा? कौन कह सकता है कि कल एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाया जाएगा? जैसे कल परसों अमित शाह ने बात की, उन्होंने तो सीधे तौर पे कहा कि देवेंद्र फडणवीस को जितवाइए आप। वो तो देवेंद्र फडणवीस को प्रोजेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो उनके पार्टी में, उनके अलायंस में कोई एक आदमी चेहरा उभर कर आया सामने सीएम फेस, ऐसा नहीं है। उसी तरह से महाविकास आघाड़ी में भी नहीं है। लेकिन लोग अपने मन ही मन में अगर महायुति की बात करें तो लोग अपने मन में, क्या आप अगर वहां महाराष्ट्र के वोटर है तो आप क्या सोचेंगे? मैं अगर महाराष्ट्र का वोटर तो मैं सोचूंगा कि हो सकता है कि शिंदे भी हो या फिर देवेंद्र भी हो सकते हैं। हाँ, मैं तो ये सोचूंगा। लेकिन जब महाविकास आघाड़ी की बात आई, अजीत का नाम नहीं आ रहा है। अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम आ रहा है, सीएम शिंदे का नाम आ रहा है, अजीत पवार का नाम नहीं आ रहा। नहीं, अजीत पवार को कुछ मिलने ही वाला नहीं है। मतलब जो सारे लोग कह रहे हैं कि जो भी 58 सीटें वो लड़ रहे हैं, तो उनको 15-20 सीटें भी मिल जाए तो कहीं से भी वो चीफ मिनिस्टर पद के कंटेंडर नहीं बन सकते जी। हाँ, अगर वो आ गए, एनसीपी वापस ओरिजिनल पार्टी में आ गए, जिसका कोई आसार आज तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि शरद पवार ने कह दिया है मैं उनको नहीं लूंगा। अगर आ जाते हैं तो उस समय फिर हो सकता है उनका दावा बने।
लेकिन शरद पवार ने जयंत पाटिल का ऑलरेडी नाम ले चुके हैं शरद पवार, तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो बदलेंगे। तो जब अपोजिशन की बात आती है, जब महाविकास आघाड़ी की बात आती है, तो सबके मन में एक चेहरा उभर कर आता है, वो उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे बने न बने, लेकिन उस तरह की स्थिति महायुति के बारे में तो है नहीं। आप तो कोई एक पर्टिकुलर चेहरे की बात नहीं कर सकते महायुति में जी। एकनाथ शिंदे भी हो सकते हैं या फिर देवेंद्र भी हो सकते हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी में केवल एक ही चेहरा सामने आता है। जैसा लोकसभा में हुआ था कि लोग पूछ रहे थे भी अपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है जी। इसकी जरूरत नहीं थी, बताने की कोई जरूरत नहीं थी, वो अनाउंस करने की जरूरत नहीं थी। वो मुद्दा इसलिए नहीं था कि सारे लोग ये लगभग मानकर ही चल रहे थे अगर अपोजिशन की सरकार आती है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वो डिक्लेयर करना न करना ये जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोग अपने मन में एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री मान के मतलब भावी मुख्यमंत्री मान के चलते ही है जी। उनको बताने की जरूरत, तो यानी कि लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एमवीए के लिए उद्धव ठाकरे जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं अगर सीएम पद की संभावनाओं को देखा जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे विवेक सर, इसी के साथ छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, चर्चा द ट्रुथ में लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ और सीधे चलते हैं विवेक देशपांडे जी के पास। विवेक सर, ये एक ऐसा भी चुनाव है जिसमें दो अहम क्षेत्रीय पार्टियां प्रदेश की जिनकी दोफाड़ हुई और उसके बाद अब ये सभी जो है चुनावी मैदान में सीधे सीधे विधानसभा चुनाव में आमने सामने है। क्या लोकसभा चुनाव का कोई असर या फिर कॉन्टिन्यूटी आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में भी? शरद पवार का एक इंटरव्यू जिसकी हेडलाइन ये थी कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे, जो गति मिली थी एमवीए को या फिर इंडिया गठबंधन को, उसमें थोड़ी सी कमी आई है। उनका कन्फेशन समझ लीजिए कि एक तरह से है शरद पवार की तरफ से। विवेक सर, डू यू अग्री विद हिम या फिर आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल वो मोमेंटम जो था वो उसमें कमी है और उसके लिए महाविकास आघाड़ी ही जिम्मेदार है। आपको उस मोमेंटम को बनाए रखना चाहिए था। वो जो एक आइडियोलॉजिकल संविधान के मुद्दे पे आपको एडवांटेज मिला था, उसको बरकरार रखने के लिए वो जो एक कैंपेन है, आइडियोलॉजिकल कैंपेन, उसको आपने सतत आगे बढ़ाना जरूरी था, जो आपने नहीं किया। आप रिलैक्स हो गए उसके बाद। और फिर अब जब हरियाणा में आपको आप सबक सीखे, उसके बाद आप जगे है, उसके बाद आप काम पे लगे हैं। तो ये कांग्रेस का पुराना जो ढीलापन है, ये कांग्रेस का पुराना रोग है और इससे वो बाज ही नहीं आते, वो सीखते नहीं है। तो ठीक है, लेकिन अभी देर है दुरुस्त है। राहुल गांधी फिर एक बार आए, फिर एक बार उन्होंने संविधान का मुद्दा उठाया, उसको इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है बीजेपी ने, और उन्होंने भी इस मुद्दे को खुद ही हवा दी है। जब देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से रिएक्ट किया उस राहुल गांधी के उस प्रोग्राम को, तो अभी वो मुद्दा फिर एक बार सतह पर आ गया है। और जो सामाजिक न्याय का मुद्दा वो लेकर आए हैं, वो भी अभी काफी जोर पकड़ रहा है, क्योंकि मोदी जी खुद उसको रिएक्ट कर रहे हैं। इसलिए उसकी भी मोदी खुद कह रहे हैं कि ये समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जो राहुल गांधी ने कहा 10% बनाम 90%, सारे सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, हर फील्ड में सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, उसमें कहीं भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी ये सारे लोग नहीं है। ये जो कह रहे हैं, तो वो उसमें सामाजिक न्याय का मुद्दा 10 बनाम 90% और 80 बनाम 20%, ये जो दो लड़ाइयाँ है, ये दो लड़ाइयाँ अभी आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड बन गई है इस चुनाव का। तो मुझे लगता है कि बाकी जो फैक्टर्स है, महंगाई, बेरोजगारी और ये तो अपोजिशन उठाएगी, इस पर भी लोगों से वो अपना विमर्श करेगी जी। लेकिन लार्जर आइडियोलॉजिकल प्लेन पर भी ये झगड़ा अभी आने वाले 20 तारीख तक शुरू रहेगा और उसका नतीजा क्या होता है ये हमको 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मूलतः अब ये लड़ाई फिर एक बार आइडियोलॉजिकल प्लेन पर आ गई है, इसमें कोई शक नहीं जी। अब मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र जो है पूंजीपतियों के लिए भी एक लिहाज से बहुत ही अहम प्रदेश है, यहाँ का जो चुनाव हो रहा है, यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात हो रही है कि एक सीट पर लगभग 100 करोड़ से ऊपर तक का जो है एक पैसा राशि जो है वो खर्च की जा रही है। इस तरह की जो है खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। क्या वहाँ पर तमाम जो दल हैं
वो पैसों के लेन देन में लगे हुए हैं, और ये कितना आप देख पा रहे हैं, किस तरह की रिपोर्ट निकल कर आ रही है। और मैं समझना चाहती हूँ क्योंकि आज के दिन एक खबर झारखंड से आती है जहाँ पर हेमंत सोरेन के जो सलाहकार हैं, पीएस हैं बल्कि उनके घर पर आयकर विभाग की रेड हुई, क्योंकि शक ये है कि चुनाव के समय जो है काले धन का या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र भी बहुत अहम राज्य है। तो यहाँ पर इस तरह की खबरों को कैसे देख पा रहे हैं? नहीं, पैसे तो बंटने का सवाल नहीं है। जब इन्होंने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया पैसे बांटने को, इसको अगर आप गवर्नमेंट के प्रोग्राम का पार्ट बना देंगे और लड़की बहन या कुछ भी योजना का नाम देकर आप लोगों के अकाउंट में जेब में पैसा डालते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ वो जिसको मोदी जी खुद रेवड़ी कहते हैं, वो रेवड़ी बांटना ही है। और वो बहुत धड़ल्ले से बीजेपी ने किया है, और वो ये सीधा ब्राइबरी है। मैं इसको ब्राइबरी समझता हूँ। और टैक्स पेयर का पैसा इसके लिए इस्तेमाल करना है। नहीं, इनको कैंपेन तो करने का मतलब इनको अपना पैसा खर्च नहीं करना है, सरकारी पैसे में से अपना कैंपेन कर रहे हैं, और सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग कैंपेन के लिए। और उसके बाद फिर जब एक्चुअल कैंपेन शुरू हो तो अब खुद का पैसा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी पैसों में से भी उन्होंने अपना काम निकालने की कोशिश की, टैक्स पेयर का पैसा और खुद का पैसा। इतने बड़े पैमाने पर अगर पैसे का इस्तेमाल चुनाव में ये लोग कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इनका डिस्परेशन कितने लेवल का है। जी। अगर इनको जीत की गारंटी होती तो ये इतना पैसा नहीं बहाते। कोई बिना कारण तो पैसा नहीं बहाएगा ना, जहां पर उसको जरूरत है वहीं पैसा बहाएगा। तो इतना पैसा है जो बहाया जा रहा है, वो इसलिए बहाया जा रहा है कि वो उनको सामने हार दिख रही है। उनको लग रहा है कि हम जीत नहीं सकते है बाजी, अगर जीतनी है तो फिर साम दाम दंड भेद सारा जो है इस्तेमाल करना होगा। तो उसके तहत वो एक हिंदुत्व का प्लैंक लेकर चल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये लाडली बहना वगैरह फ्री भी इसका प्लैंक लेकर चल रहे हैं। तो दोनों का एक पोटेंट कॉम्बिनेशन उनको लगता है बनेगा, जिससे वो ये चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है दोनों फ्रंट पर वो उतना सक्सेस उनको नहीं मिलेगा जितना वो समझते हैं। उतने रिटर्न्स उनको नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत मिलेंगे, लेकिन वो जीत के लिए, फाइनल जो जीत है उसके लिए आवश्यक मतलब उसकी जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में उनको वो नहीं मिलेगी। जी, मैं कुछ विपक्ष की उन चिंताओं को भी आपके सामने ज़रूर उठाना चाहूँगी, जिसमें कि विपक्ष के कुछ बड़े नेता महाराष्ट्र के, उनको चिंताएं थी कि वोटर लिस्ट में भी बड़े स्तर पर जो है काफ़ी जो कुछ बदलाव किए गए, वो खास करके उन पार्टियों के समर्थकों के जो वोटर लिस्ट से नाम काटे गए जो कि विपक्षी दलों से जुड़े हुए थे। और एक और बात सामने आई है कि वहाँ पर डीजीपी को बदला गया। विपक्ष की शिकायत थी कि वो निष्पक्ष और स्वतंत्र जो चुनाव है इसमें बाधक बनी रहेंगी। ये दोनों बदलाव या फिर आरोप, इसे कैसे देख रहे हैं सर? बीजेपी को बदला गया है, मुझे नहीं समझा। बीजेपी को, महाराष्ट्र के जो डीजीपी थी रश्मि शुक्ला, उनको बदल दिया। डीजीपी हाँ, नहीं मुझे बीजेपी सुनाई दिया। अच्छा, नहीं वो तो बहुत इतना ऑब्वियस था। रश्मि शुक्ला को तो हटाना ही था। मुझे लगता है थोड़ा देर से हटाया, जो जल्दी हटाना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ही पार्टीजन पुलिस ऑफिसर के तौर पर उनकी पहचान बन गई थी। वो जिस तरह से उनके खिलाफ एफआईआर वगैरह हुए, तो वो तो अगर वो उनको नहीं हटाते इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन वो दिखाने के लायक नहीं। तो वैसे भी वो बहुत जिस तरीके से काम कर रहे हो, बहुत उसमें कोई न्यूट्रलिटी तो बिल्कुल रखी ही नहीं उन्होंने। वो तो पार्टीजन तरीके से ही काम करते हैं। वोटर लिस्ट वाला जो आरोप है, वोटर लिस्ट वाला जो आरोप है, हाँ, तो वोटर लिस्ट में इस तरह की गड़बड़ियां पिछले बार भी हुई थी, और मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं और मेरी पत्नी जब हम वोटिंग करने गए, तो इतने सालों में मैं मतलब 24-25 साल से वोटिंग कर रहा हूँ, पहली बार हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। और हमने वोटिंग न करते हुए हम वापस आए। अभी फिर से हमने कोशिश करके हमारा नाम लोकसभा चुनाव में डलवाया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में अभी जी लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं आप, आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं था? नहीं था, तो हम बिना वोटिंग किए वापस आए थे। अब फिर उसके बाद अभी मैंने वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाया, लेकिन जो उन्होंने अभी क्या किया है, देखिए किस तरह के पैतरे अपनाते हैं इन्होंने। अभी हमारा दोनों का नाम, मेरा नाम और मेरे पत्नी का नाम, दो अलग अलग बूथ्स पे दो अलग अलग सेंटर्स में डाला है। ये ऐसा कभी नहीं होता है। एक घर के दो लोग एक ही बूथ पे वोट करेंगे,
ऐसा नहीं होता है कि मैं कहीं जा रहा हूं और वहां से 10 किलोमीटर दूरी पर मेरी पत्नी वोटिंग के लिए जा रही है, ऐसा नहीं होता कभी। हम्म। तो ये किया है। इसमें एक हो सकता है कि भाई ठीक है, लोग ये सोचेंगे जाने दो ना, मैं ही कर लेता हूं, तुम काहे को जाती हो। जी जी। तो कोई दो में से एक वोट नहीं करेगा। हम्म। ऐसा वो शायद इन्होंने सोचा होगा कि एक वोट उतना ही अपना नुकसान एक वोट का कम हो जाए। तो जी। इस तरीके से ये लोग बहुत सारे वोटर लिस्ट में से नाम गायब, तो मैंने बताया आपको एक पूरा का पूरा उसको क्या ई लिस्ट उन्होंने कहा था उस समय, पूरी की पूरी ई लिस्ट बोल रहे थे कि क्या है ई लिस्ट मुझे पता नहीं, पूरी पूरी की पूरी ई लिस्ट गायब थी उसमें से। तो ये नागपुर में हुआ है, जी। साउथ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं यहाँ का वोटर हूँ। तो ये करते हैं, ये करते हैं वोटर लिस्ट पर। ये अब जैसे इस पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई उत्तर, कोई प्रतिक्रिया? नहीं नहीं, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि लोग उसको परस्यू नहीं करते जी। अब वो जो एक नॉर्थ में जो एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इस पर तो एक रिसर्च पेपर भी पबलिश किया था जी, जिसमें ये सारे तथ्य रखे थे उन्होंने कि जो बीजेपी को कंड्यूसिव नहीं है ऐसे जगह पर ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जाती है। जी। और उसके उदाहरण उन्होंने दिए थे, प्रूव भी किया था उन्होंने। बाद में वो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी की गई थी। इस तरह का शोध प्रबंध उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये होता है और ये सिद्ध किया गया है कि इस तरह की बातें ये करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक कि ये डेवलपमेंट्स जो हैं वो नागपुर से निकल कर आ रही हैं। और आपने खुद जो अपना यहाँ पर जिक्र किया, अपने अनुभवों को जो बताया है, ये भी बहुत बड़ी जो है चिंता और ख़ास करके सवाल भी गंभीर उठा रहे हैं चुनाव आयोग की भूमिका पर, उसकी कार्यशैली पर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लौटते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को समझने का क्रम आगे बढ़ाएंगे, सच तक पहुँचने का क्रम आगे बढ़ाएंगे कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कितने निष्पक्ष और स्वतंत्र परिस्थितियों में कराए जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ और सीधे चलते हैं विवेक देशपांडे जी के पास। विवेक सर, विदर्भ का पूरा इलाका किसानों की इतनी बड़ी समस्या, और महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश जहां पर किसानों की आत्महत्या के मामले सबसे ज़्यादा गंभीर हैं। किसानों पर किस तरह का प्रभाव या किसानों में भी जो है विभाजन देखने को मिल रहा है? जी नहीं, किसानों का मुद्दा फिर एक बार लोकसभा चुनाव के समय में भी था और उस समय किसानों में बहुत गुस्सा है। ये जिन लोगों ने रिपोर्टिंग किया उन्होंने फर्स्ट हैंड ये ऑब्जर्वेशन उन रिपोर्टर्स का रहा है कि किसान जो है वो बहुत नाराज है और वो पर्सनली मोदी जी को टारगेट कर रहे थे महाराष्ट्र में। लोकसभा चुनाव की बात है। उसके बाद से अभी तक अभी ऐसा हुआ है कि कपास और सोयाबीन, दो मुख्य जो विदर्भ जो सबसे ज्यादा जहां पर किसानों की आत्महत्या होती है, वहां पर कपास और सोयाबीन ये दो मुख्य ये है उपज होती है। जी तो उसमें दोनों के मूल्य जो है वो एमएसपी से नीचे उतर गए हैं, एमएसपी से कम है। और सोयाबीन का तो बहुत जगह नुकसान भी हुआ है। मतलब किसानों ने सोयाबीन निकाला ही नहीं, उन्होंने वैसे ही उसको फेंक दिया उठाकर, तो वो भी नुकसान हुआ है। और जो जिनको सोयाबीन आया है, जिन्होंने हार्वेस्ट किया है, उनको रेट नहीं मिल रहा है। और किस कपास को भी रेट जो एमएसपी है उससे कम है। तो इससे किसानों में बहुत नाराजगी। और दूसरा जो है, ये जो लाडली बहना योजना है, उससे खेतों पर मजदूर मिलना बंद हो गया है, क्योंकि लोगों को पैसा मिल गया है। पैसा मिलने के बाद अब मजदूरी करने की क्या जरूरत है। तो इस तरह के रिपोर्ट्स भी छपे हैं न्यूज़पेपर्स में कि किसानों को दूसरे गांव जाकर लोगों को अपनी गाड़ियों में लेकर आना पड़ा, या फिर उनको लेकर आना पड़ा अपने गांव और उनसे वो काम करवाना पड़ा। इस तरह की खबरें भी है। तो ये लाडली बहना योजना का एक बुरा परिणाम जो है वो किसानों पर भी हुआ है, क्योंकि उनको मजदूर मिल नहीं रहे थे। तो ये जो सारी बातें हैं, तो किसान महाराष्ट्र में कम से कम, मैं विदर्भ की बात तो कर ही सकता हूँ, विदर्भ के किसान बहुत नाराज है। और विदर्भ ये ऐसा एक रीजन है जहां पर महाविकास आघाड़ी को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और ये किसानों का जो नुकसान है वो विदर्भ में ही सबसे ज्यादा हो रहा है। तो हो सकता है कि इस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं महायुति अड़चन में आ सकती है, कम से कम विदर्भ के इलाके में।
जी। मैं कर्नाटक के जो सीमांती ज़िले हैं महाराष्ट्र के, वहाँ की स्थिति भी ज़रूर आपके ज़रिए समझने की कोशिश करना चाहूँगी और दर्शकों तक पहुँचाना चाहूँगी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार और जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन है, बार बार खुद प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी ये कहते हैं कि दिवालिया निकल चुका है। जो गारंटियाँ पेश की गई वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं प्रदेश में और दिवालिया निकल रहा है। कांग्रेस सरकार आर्थिक मोर्चे पर विफल सरकार साबित हो रही है। क्या सीमांती जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा है? नहीं नेहा जी, मेरा अभ्यास नहीं है। कर्नाटक से जुड़े हुए जो सीमांती जिले हैं उनके किसानों की स्थिति के बारे में मेरा बहुत अभ्यास नहीं है, तो मैं उस पर कमेंट करना नहीं चाहूंगा। ठीक है, लेकिन आमतौर पर पूरे महाराष्ट्र में किसानों में बहुत ज्यादा खुशहाली है, ऐसा तो नहीं है। विदर्भ में सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जगह नहीं है, बाकी जगह कंपैरेटिवली कम है, लेकिन है जरूर। तो बदहाली है और किसान नाराज है, ये तो है। हो सकता है विदर्भ के किसान सबसे ज्यादा नाराज हो और थोड़े वेस्टर्न महाराष्ट्र के थोड़े कम हो जी। तो ये फैक्टर लेकिन है, पूरे महाराष्ट्र में है, इसमें कोई शक जी। मैं अब लॉ एंड ऑर्डर पर समझना चाहूँगी। एक ऐसी हत्याकांड जिसके जो है चर्चे दुनिया में हुए और हो भी रहे हैं कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी नाम सामने आ रहा है। क्या लॉ एंड ऑर्डर पर देवेंद्र फडणवीस का जो चेहरा है उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है? जी जी बिल्कुल, ये हुआ है। जिस तरह से महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, वहां पर कल्याण में या ठाणे में पुलिस स्टेशन के अंदर दो एक ही पार्टी के, मतलब सत्ताधारी पार्टी के दो बड़े नेता, मतलब उसमें से एक ने दूसरे पर गोली चलाई थी। वो एक बहुत बड़ी घटना वहां पर हुई थी। गायकवाड़ जो अभी खड़े भी थे, वो मुझे लगता है उनको फिर पार्टी से निकाल दिया शिंदे ने, या फिर ऐसा कुछ हुआ है। तो ये इस तरह की घटना महाराष्ट्र में पहली बार हुई कि पुलिस स्टेशन में एक बड़ा पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन पर गोली चलाता है। तो दूसरा, मुझे लगता है कोई पाटिल करके था एक, वो भी उसी पार्टी का था, शिंदे की पार्टी का था शायद। तो दोनों के बीच में आपस में झगड़े थे और वो पुलिस स्टेशन में जब वो गए, पुलिस स्टेशन में एक ने दूसरे के ऊपर गोली चलाई, तो बहुत उस घटना की चर्चा हुई। तो उस समय मतलब मीडिया में यही बात चल रही थी कि महाराष्ट्र को आपने किस स्तर पर ला उतारा है। तो इस तरह के सवाल देवेंद्र फडणवीस से किए जा रहे थे। और फिर जिस घटना का आपने उल्लेख किया वो भी है, वो तो बहुत बड़ी घटना है। तो जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर है, आपको अगर पता है कि वो अंडर थ्रेट है, और ये जो बिश्नोई गैंग वाला मामला है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि महाराष्ट्र के पुलिस को बिश्नोई का एक्सेस नहीं मिला। वो उसको जो साबरमती के जेल में रखा गया है, और फिर उस बिश्नोई का नाम फिर वो गुरपतवंत पन्नू और निज्जर किलिंग में भी आया है जी। उसके गैंग का इन्वॉल्वमेंट है, ये भी वहां की सरकारें कह रही है। तो एग्जैक्टली भारत सरकार और बिश्नोई, इनका क्या संबंध है? मतलब भारत सरकार जो है वो बिश्नोई के साथ क्या कर रही है जी? उसको बाकी जगह के पुलिस का एक्सेस क्यों नहीं मिल सकता? क्या वो आपका स्पेशल गेस्ट है? कौन है वो? उसके साथ में आपका क्या संबंध है? ये सारे सवाल पैदा होते हैं और इन सवालों का परिणाम होता है। इनको लगता है कि हम लोग कुछ भी करेंगे तो सब चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग सोचते हैं और लोग उसके बारे में विचार करके लोग बहुत सीरियसली उसका चुनाव में उपयोग भी करते हैं। बिल्कुल। कि बिश्नोई गैंग जिस तरह से पावरफुल हो गया है और जिस तरह से उनको बहुत सुरक्षित तरीके से साबरमती में रखा गया है, तो क्या आपको क्या लगता है, लोगों को ये समझता नहीं है? तो महाराष्ट्र में जो गैंग जी, महाराष्ट्र में जो अंडरवर्ल्ड है, क्या इसका उभार होते हुए जनता को इसकी आशंका भी दिख रही है? एक बड़ी चिंताएं जनता के बीच आप देख पा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के गैंग्स को 90 के दशक में ही खत्म किया गया था। उसके बाद से कुछ घटनाएं हुई होंगी तो हुई होंगी, लेकिन वो गैंग वॉर वाली जो स्थिति थी वो महाराष्ट्र में नहीं है। और ये बाबा सिद्दीकी वाला जो मामला है वो गैंग वॉर का मामला नहीं है जी। गैंग वॉर ये तो कहीं से तो भी हायर्ड किलर्स आ रहे हैं और वो कुछ खास टारगेट्स को
अटैक कर रहे हैं। जी मतलब आपस में कुछ गैंग वॉर हो रहा है, बहुत सारे क्योंकि गैंग पुलिस ये भी खुलासा करे कि कोई बड़ा पॉलिटिशियन भी टारगेट पर था। हो सकता है। जी एक आखिरी अब सवाल उसके विवेक बारे सर, में एक आखिरी सवाल क्योंकि समय समाप्त हो गया है। महायुति की जितनी भी असफलताएं हैं, लेकिन अगर मैं विपक्ष में जाती हूँ और महाविकास आघाड़ी के तमाम मुद्दों के बावजूद एकजुटता का प्रदर्शन कर पाने में, और जिसकी चिंताएं सभी विश्लेषक और जो बड़े बड़े पत्रकार जताते रहे हैं कि किसी भी मंच पर एक साझा रैली करते हुए नज़र नहीं आते, ताकि एक तरह की जो सियासी माहौल हो वो बनाते हुए दिखे कि हम एकजुट हैं और जनता के सामने जितनी भी समस्याएं हैं, वायदे, हम एकजुट होकर ही इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। क्या आप भी इस चीज़ को? जी नहीं है, एकजुट नहीं है। तो स्पष्ट दिख ही रहा है, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जिस तरीके से बात कर रहे हैं, कहीं भी उनके बीच में बॉनहॉमी है ऐसा नहीं लग रहा है। जी मैं महाविकास की बात कर रही, उनकी तरफ से भी कोई संयुक्त अच्छा, रैली नहीं की गई। जी नहीं, महाविकास आघाड़ी का जो यूनिटी इंडेक्स है वो महायुति से ज्यादा अच्छा है। इसलिए उसका बेसिक कारण ये है कि महाविकास आघाड़ी जो है वो सर्वाइवल के लिए इकट्ठा है, ऐसा जी, नहीं। पर रैली की कोई जरूरत नहीं है, संयुक्त रैली की, संयुक्त सभाओं की, संयुक्त सभाओं की जरूरत नहीं है विवेक सर। नहीं, मैं मेरे पॉइंट को पहले क्लैरिफाई कर दूं। दो अलायंसेस में फर्क ये है कि महायुति जो है वो सत्ता के लिए इकट्ठा है जी, और महाविकास आघाड़ी वो ये सर्वाइवल के लिए इकट्ठा है। इसलिए महाविकास आघाड़ी का जेलिंग ज्यादा अच्छा है। वो बहुत आदर्श जेलिंग है, ऐसा नहीं है। बहुत आदर्श एकता है उनमें, ऐसा नहीं है। जी, फार फ्रॉम बीइंग सो। लेकिन महायुति में जो झगड़े हैं वो बिल्कुल भी महाविकास आघाड़ी में नहीं है। थोड़ी सी अनबन रहती ही है। सत्ता का खेल है, तो सत्ता की खींचातान में थोड़ी बहुत अनबन होती है। लेकिन महायुति में बहुत ही डायमेट्रिकल एक दूसरे के साथ वो बिल्कुल भी नहीं है। एक दूसरे के से दूर जाने की ही बात कर रहे हैं। जिस तरह से अजीत पवार ने कटेंगे बटेंगे की भाषा नहीं चलेगी कहा, जिस तरह से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना करके उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो अपना ही वो स्कीम है, इस तरह से खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और एकनाथ शिंदे को पता है कि उनको हटाने की कोशिश 2 साल पहले बीजेपी ने की थी, जब अजीत पवार को साथ लाया था। तो ये सब उनके ध्यान में है। इसलिए जो वोट ट्रांसफर है, वोट ट्रांसफर महायुति में उतना अच्छा नहीं होगा जितना वोट ट्रांसफर महाविकास आघाड़ी के यानी हरियाणा के नतीजों से भिन्न हो सकते हैं। आज के समय में ये चुनावी स्थितियां दिख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी विवेक जी, आपने समय दिया और चर्चा द ट्रुथ के साथ जुड़े, जस्ट टीवी पर आए, आपका बहुत बहुत आभार। दर्शकों से अनुरोध की लगातार अपना स्नेह हमें अपने फीडबैक के रूप में पहुंचाते रहिए। आप हमें लिखें info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी जुड़े रहिए जस्ट टीवी पर। नमस्कार।